हे हेलो वेलकम बैक फ्यूचर इंजीनियर्स। तो क्या हाल है दोस्तों? यार आप सब बढ़िया ही होंगे यार। ओके, सो आपकी पढ़ाई हो, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से जा रही होगी। तो बात कर लेते हैं यार एक न्यू टॉपिक जो प्यारा सा है, छोटा सा है, और उसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं यार, जेई मेंस में एक्चुअली। सो हम चूंकि मेंस के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ है। तो यार वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको क्यों ना हम जल्दी से रिवाइज कर लें और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन को फटाक से हमें फोड़ना है। ओके, तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है यार, थर्मल एक्सपेंशन मतलब ड्यू टू टेम्परेचर अगर किसी बॉडी में किसी तरीके का किसी मटेरियल में कोई एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है तो उसको नाम दिया ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, उसको नाम दिया गया है, वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसका आई मीन साइज चेंज हो रहा है, कोई भी डायमेंशन उसकी चेंज हो रही है, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। कोई भी मैटर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सिंपली। ओके, तो बेसिकली यार हम यहाँ पे बात करते हैं तीन तरीके के एक्सपेंशन की, जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखते रहो, फोकस करो, कंसेप्ट पे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ओके, अच्छा, उसने बोला कि यार अगर टेम्परेचर देखो तीन मैटर्स की जो तीन स्टेट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉलिड, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, फिर मैं बात करूं लिक्विड, ठीक है, और फिर मैं बात करूं गैस। ओके, तो गैस, ये तीन अवस्थाएं। ओके, तो यार सॉलिड की अगर मैं बात करूं और सॉलिड का टेम्परेचर में अगर चेंज करूं, थर्मल एक्सपेंशन करना है क्योंकि, तो सॉलिड में तीनों तरीके के चेंज देखने को मिलते हैं। वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी होता है, टू डायमेंशनल एक्सपेंशन भी होता है, थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन एक्सपेंशन भी होता है। तीनों ही इसमें होते हैं सॉलिड के केस में। बस ध्यान रखना है आपने, ये छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें। अच्छा, लिक्विड और गैस में केवल 3D एक्सपेंशन नॉर्मली होता है। 3D एक्सपेंशन याद रखना है, वो 3D एक्सपेंशन। ओके, तो यहां पे जो मेनली हम बात करने वाले हैं वो सॉलिड की बात करने वाले हैं, लिक्विड की बात करने वाले हैं, जिसपे ज्यादातर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस फोकस किए जाते हैं। तो बस आप ध्यान से देखिए। ओके, तो उसने बोला यार इस तरीके की बातें हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशन मतलब लेंथ, लीनियर। वन डायमेंशन का मतलब क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन। ऑब्वियसली टू डायमेंशन का एरिया में चेंज, यानी इसको नाम दिया गया है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और 3D मतलब वॉल्यूम का चेंज, इसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। कुल आराम से टेंशन नहीं है बॉस, आराम से बस पहले देख लो करना क्या है, फील करना है इसको बढ़िया तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे फिर उड़ाएंगे पकड़ के नहीं। सो ये लीनियर एक्सपेंशन। सर कहना क्या चाहते हो भाई? लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ऐसा एक्सपेंशन जिसमें टेम्परेचर चेंज करने के बाद एक ही डायरेक्शन में साइज का चेंज हो, है ना, जिसमें एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो, मतलब लेंथ चेंज हो जाए, सुपरफिशियल लेंथ विड्थ, दो डायरेक्शन बन गई ना भाई आपके पास, 2D में जा रहा है, 3D में जा रहा है, तीनों ही बढ़ गई, लेंथ विड्थ एंड उसकी जो हाइट है वो तीनों ही चीज चेंज हो गई। ओके, तो सबसे पहले इंडिविजुअली बात करते हैं 1D की, फिर 2D की, फिर 3D। जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं आपको इसकी कहानी। तो यार अगर मैं बात करता हूं लीनियर एक्सपेंशन की, ओके, लीनियर एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वो बोलता है कि सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक कोई रॉड है, मेटालिक मान सकते हो आप। इनिशियल टेम्परेचर लेट्स से इसका कुछ T1 है, और बाद में हमने इसको टेम्परेचर दिया और उसका टेम्परेचर चेंज होके हीट दी, और हीट देके मतलब इसको हीट किया, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बदल गया, T2 हो गया। ठीक है जी। इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी? सर L1 है, पक्का। तो यार जब इसको मैं हीट दूंगा तो ये लेंथ का चेंज होगा, लेंथ इंक्रीज करेगी। सपोज करो कुछ चेंज आया इसमें, ठीक है, कुछ चेंज आ गया, और कितनी चेंज आया इसमें? डेल्टा एल, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ में चेंज आ चुका होगा, वो चेंज हो चुकी होगी, दैट इज L2। तो यार L2 हो गई, बिल्कुल चेंज होगी, लेंथ एक्सपैंड करेगी। आपने देखा होगा गर्म करने से चीजें फैल जाती हैं, गर्म करने से चीजें थोड़ी सी एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं। तो जो एक्स्ट्रा उसमें लेंथ का चेंज हो रहा है वो होता है चेंज इन लेंथ, ये वाला ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सो हियर इज द एक्सपेंशन एक्चुअली। तो उसकी लेंथ चेंज हुई है, हमने ये सीखना है कि लेंथ चेंज हुई है। अच्छा सर लेंथ चेंज हुई है, तो ये जो ये चेंज हुआ है लेंथ में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एल इज इक्वल टू, हाउ वी कैन राइट इट? सो यार आपको पता है ये हो जाएगा आपका फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, है ना। इसको कैलकुलेट कैसे करो? तो ध्यान से समझ, लॉजिक बता रहा हूं, सब में सेट कर देना, इसको सीख लो, ये सब डिक्टो वैसे हो जाएंगे, बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। पहले मेरे को बताओ कि ये लेंथ में जो चेंज आया है किसकी वजह से आया है? हमेशा जब भी आप एक्सपेंशन की बात करोगे दो क्वेश्चन करना अपने आप से कि यार ये जो चेंज हुआ है किसकी वजह से हुआ है। वजह क्या है? वजह है टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी,
समझ ना? अच्छा सर ठीक है, किसकी वजह से आया? ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज नहीं करूंगा तो लेंथ चेंज होगी ही नहीं। तो दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है? किस में चेंज हुआ है? भाई जब लेंथ ही नहीं होगी ओरिजिनली तो चेंज किस में करेंगे? हीट किसको करेंगे? तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ये है ना, लेट्स सी एल है, तो ये उस पे डिपेंड करेगा। लेट्स सी L1 है, तो चेंज किस में हुआ? L1 में। किसकी वजह से हुआ? डेल्टा टी। इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है चेंज जो हुआ है, यानी डेल्टा एल वी कैन राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। एंड हियर वी गो, दिस इज द एक्सप्रेशन फाइनल। ये जो कोफिशिएंट यहां पे आया इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एक्सपेंशन कोफिशिएंट है ना, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का इसको नाम दिया गया। बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान रखें, पर डिग्री सेल्सियस या पर कार्बन इसकी यूनिट मानी जाएगी। सो दिस इज द लेंथ, change in length, original length, change in temperature guys, you just remember this is the standard formula। अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो how you can write, डेल्टा की जगह आप लिख सकते हो L2 minus L1, जो चेंज होने के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद जो लेंथ बनी होगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां वैल्यू पुट करके L2 आएगा L1 1 plus alpha delta t, and this is the final expression to solve the numerical problems, you can see। okay, to solve the numerical problems, तो सर चेंज होने के बाद टेम्परेचर को चेंज करने के बाद जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है और जो फाइनल लेंथ है वो ये होगी, उसको हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल लेंथ इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस, यही याद रखना है जब भी लीनियर एक्सपेंशन की बात करेगा, ऑब्वियसली यही याद रखना है। कूल कूल कूल, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बढ़िया तरीके से फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई है ना। अब देखो, अगर 2D हो, सुपरफिशियल हो, ऑब्वियसली सुपरफिशियल है तो किस में चेंज होगा? एरिया में। क्यूबिकल है तो किस में चेंज होगा? सर वॉल्यूम में। यस, तो अगर 2D चेंज हो रहा है तो भाई दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ। एरिया चेंज किसकी वजह से हुआ? टेम्परेचर, ऑब्वियसली। एंड किस में हुआ? इनिशियल एरिया में। लेट्स सी A1, तो डेल्टा ए डायरेक्टली बन गया आपके पास। व्हाट इज दैट? बीटा। इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या मानेंगे? बीटा। A1 डेल्टा टी यू कैन राइट डायरेक्टली। सो A2 को आप लिख सकते हो A1 1 प्लस अल्फा, नॉट अल्फा, एक्चुअली दिस इज बीटा डेल्टा टी। आप देख सकते हो दोस्तों वेरी क्लियरली, मतलब इसी की थीम पे आप इसको लिख सकते हो, दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। एंड बीटा इज कॉल्ड एज what is that? Superficial expansion coefficient। okay, लिख लो यार आप, superficial expansion coefficient SEC है ना, आप लिख लेना बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सर ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? इस पे फोकस करेगा, न्यूमेरिकल इस पे फोकस करेगा, लीनियर पे फोकस करेगा और वॉल्यूम पे फोकस करेगा ज्यादातर। यहाँ पे लिक्विड से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट सॉलिड वाले ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिमेंबर, मैं हिंट दे रहा हूं कि किस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अच्छा सर और क्या? अब देख, क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या करूं मैं? अभी बताया तो मैंने, अगर ये क्यूबिकल एक्सपेंशन कर रहा है इट मींस वॉल्यूम को डायरेक्टली लिखो, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस में चेंज हो रहा है? वी में। किसकी वजह से हो रहा है? डेल्टा टी। उत्तरी इतनी जल्दी? हाँ, ये ध्यान रखो, दो फैक्टर है बस हमारे पास, किस पे डिपेंड कर रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। ओके, सो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज, यहां पे लेते हैं गामा वी डेल्टा टी, मतलब इनिशियल वॉल्यूम। ये बन गया एक्सप्रेशन। तो सर फाइनल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? देख लो यार, V2, क्योंकि ये क्या होगा आपका? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब सॉल्व करोगे तो आएगा V1 1 प्लस गामा, ओके, डेल्टा T। This is your final expression and very important. Now here you can see as the temperature increases, volume also increases, obviously directly proportional है, पॉजिटिव गामा इंक्रीज करता है, एक्सपेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यार बहुत ध्यान से आप देखें, यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट आपको मिले, एक मिला अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये है लीनियर कोएफिशिएंट। और ये गामा क्या है सर? यहाँ पे ये आपको पता है ऑब्वियसली क्यूबिकल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ओके, जब वॉल्यूम में चेंज हो तो अल्फा बीटा गामा, इनमें रिलेशन क्या होता है? बीटा हमेशा 2 टाइम्स होता है अल्फा के, याद रखना बॉस, और गामा हमेशा 3 टाइम्स होता है। यानी अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बचपन से पढ़ रहे हो 2 3, ये रिलेशन मिलेगा आपको, देख लेगा सॉलिड के केस में। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ फिलहाल? सॉलिड के केस में। ये तीनों रिलेशन कहां पे वैलिड है? सॉलिड के केस में। ये आप ध्यान रखेंगे फिलहाल, ठीक है।
सो कूल। तो यार ये तो रेस की बेसिक नॉलेज थर्मल एक्सपेंशन के। अब इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। ये बेसिक इतना आपके लिए बहुत जरूरी था। बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से पहले जल्दी से बात कर लेते हैं उन कॉन्सेप्ट की जिसपे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ओके, तीन आपके पास रॉड है, तीनों की इनिशियल लेंथ सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। AC और BC, क्योंकि लेंथ तो सबकी सेम ही है, AC और BC का जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है लीनियर, इसका भी अल्फा 2 दे रखा है, इसका अल्फा 2 दे रखा है, और जो AB है उसका अल्फा 1 दे रखा है। लेंथ फिर मैं बोल रहा हूं सेम है। उसने बोला जो CD डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। तो बताओ आफ्टर इंक्रीजिंग या आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2, क्योंकि BC और AC का तो सेम ही है, तो क्या होगा आप खुद सोचो दोस्तों। उसने बोला जो CD लेंथ है ये तो कांस्टेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के चेंज करने के बाद, बट इन पे फर्क पड़ेगा, इन पे फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझना आप, है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए। देखो CD को अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इनको यूज कर सकता हूं मैं आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो मुझे CD निकालना चाहिए, तो CD कितना आएगा, CD स्क्वायर आफ्टर इक्वल टू CD अगर निकालू तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप देख सकते हो ना ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिल जाएगी। इसका मतलब AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, यू कैन राइट। ओके, CD की लेंथ चाहिए मेरे को, जो कांस्टेंट कितनी है वो पता नहीं है ना, बाकी तीनों की पता है, ठीक है। AC कितनी है भाई इनिशियली, देख सकते हो आप यहाँ पे AC कितनी है इनिशियली। ओके, सबसे पहले हम इनिशियली निकाल रहे हैं, इनिशियली है ना, आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आप समझना, कंफ्यूज नहीं होना है बॉस, ठीक है। तो इनिशियली निकालते हैं कि इसकी लेंथ है कितनी। ओके चलो देख लेते हैं, AC कितनी है इनिशियली, L का स्क्वायर माइनस AD कितनी है, AD पूरी लेंथ है इसकी L, और यहां से यहां तक कितनी है L/2, यू कैन सी। ओके सो दिस इज L/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनने वाला है L स्क्वायर बाई 4 यार, 3L स्क्वायर बाई 4, CD का स्क्वायर ये बन गया, यानी CD यहां से क्लियर दिख रही है आपको, रूट 3L/2। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, बट मैंने बता दिया कि करना कैसे है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड निकालनी है तो पता ही होता है, डायरेक्ट ज्योमेट्री आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके सो फिर करना क्या है सर, अब देखो, अब उसने बोला आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेफिनेटली AC की जो लेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, लीनियर एक्सपेंशन होगा। कैसे फॉर्मूला होता था, इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, होता था कि नहीं। तो T टेम्परेचर में बढ़ाया होगा तो उसकी नई लेंथ बन गई ना ये, तो AC की नई लेंथ हो गई। इनिशियल लेंथ कितनी थी L 1 प्लस अल्फा T, लेट्स से T टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है, नई लेंथ ये हो गई होगी। अच्छा बिल्कुल सिमिलरली आपको AD की भी चाहिए, क्योंकि ये वाली चाहिए आपको, ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे को इनमें पूरी की लेने की जरूरत नहीं है, पूरी लेने की जरूरत नहीं है। AD 4AD लेंथ 4AD इंक्रीज कर जाएगी, इनिशियल कितनी थी L/2, अब कितनी हो जाएगी 1 प्लस, ओके इसका अल्फा दे रखा है अल्फा 2, इसका अल्फा है अल्फा 1 इनटू T, आप देख सकते हो AD का अल्फा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी, चेक करो आप, ये हो जाएगी। ओके अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर CD पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो सेम रहने वाली है, यानी CD की जो लेंथ है वो √3L/2 जो इनिशियल थी वो ही रहेगी। अगेन यूज दिस पाइथागोरस। कैसे सर, कैसे, क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगेन यूज आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगेन यूज क्या, AC की लेंथ चेंज हो चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो LAC चेंज हो चुका है। अगर मैं इसमें से अगेन AD जो चेंज होके आई है लेंथ ऑफ AD उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगी, CD की लेंथ आ जाएगी, है ना, बिल्कुल क्लियर। इसकी वैल्यू पुट करो, देखो कितनी आई है, AC कितना आया था L1 प्लस अल्फा 2T और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसकी लेंथ पुट करो L/2 1 प्लस अल्फा 1T का होल स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर, ठीक है। और CD का स्क्वायर आप निकाल चुके हो, ये रहा, इनको ओपन करो, एक्सपेंड करो, जब इसको आप ओपन करोगे तो ये बनेगा दोस्तों, यहां से देखो L स्क्वायर बाहर आ रहा है, L स्क्वायर पूरा बाहर ले लो, उसको ओपन करो 1 प्लस दिस A प्लस B का होल स्क्वायर, तो दिस इज 1 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 2T, क्योंकि 1 है उसको तो, है ना, ये तो 1 है, और ये बन गया माइनस अंदर इसका L स्क्वायर, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, L तो मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूं, यहां पे बनेगा 1 प्लस अल्फा
1 का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 टी, यू कैन सी वेरी क्लियरली, यू कैन सी। अब सी डी स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दो कितनी, 3l स्क्वायर बाई 4। आप ध्यान से देखो ये पूरा कैंसल। अब यहाँ पे क्या देखना, थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज किया है उसने, तो ये टी का स्क्वायर है, ये जो क्वांटिटी है ये नेगलेक्ट हो जाएगी, स्मॉल है, स्मॉल क्वांटिटी, ये स्क्वायर करने पे और कम जाएगी, स्मॉल क्वांटिटी स्क्वायर करने पे और कम हो जाएगी, तो स्क्वायर वाला जो टर्म है ये आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बचा क्या, इधर क्या बचा आपके पास, 1 प्लस 2 अल्फा 2 टी, उसने पहले बोला स्मॉल चेंज किया है, ठीक है। फिर ये माइनस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 1/4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1/4 इंटू 2 अल्फा 1 टी, ये बचा। और इधर है आपके पास 3/4, चेक करो, अब सॉल्व करो उसको, थोड़ा सॉल्व करो, ये 1 ये 1/4, ये बचेगा 3/4, आप चेक कर सकते हो, इसको देखो, और ये 2 कैंसिल, तो प्लस 2 अल्फा 2 टी माइनस अल्फा 1 टी बाई 2, ये बचा आपके पास, और इधर बच गया 3/4, ये वाला कैंसिल, ये रिलेशन है, यू कैन इक्वेट दैम, ठीक है, यू कैन इक्वेट दैम गाइस। व्हाट इज दिस, 2 अल्फा 2 टी इक्वल टू व्हाट इज दिस, दिस इज 1/2, ओके। सो यार अल्फा 1 आ गया, 2 इधर जाएगा, 4 times of alpha 2, you can see, and this is the required relation between them guys, this is the required relation and this is how you can solve that type of problem। बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, एक्सपेंशन करना पड़ रहा है हमें, बट लॉजिक कैसे सेट करना है जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बस अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, अप्लाई कर लिया है, प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन को फोड़ के आ जाओगे यार, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ओके दोस्तों, बात करते हैं यार कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यार आप सबको पता है डेंसिटी, अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो डेंसिटी वी कैन राइट, डेंसिटी को हम लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, डेंसिटी एट इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस पे ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये आपका एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, ये आप याद रखेंगे। और ऑब्वियसली आप बता सकते हो यार, ऑब्वियसली गामा मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये दिस इज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, यू कैन से द क्यूबिकल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, आप इसको नाम दे सकते हो। ओके, तो यार यहाँ पे गामा चूंकि यूज किया गया, मतलब 3D एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब आप डेंसिटी की बात करो तो लिक्विड का केस आ जाएगा यार, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप देख सकते हो डेंसिटी डिक्रीज करती है, मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, आप मेन बातों पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, है ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी जो है आपकी वो डिक्रीज करने वाली है। और अगर उस डेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना पड़े, उसको यूज करना पड़े, तो हियर इज द फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। यूज करना मैं सिखाऊंगा कि आप यूज इसका कैसे करने वाले हो, ठीक है। एक तो रिलेशन जो है वो आपने ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो ये कॉन्सेप्ट इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस, ओके, एंड स्ट्रेन। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली बल्क मैटर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यार कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी आप बात कर रहे हो सर थर्मल स्ट्रेस, मतलब ये कैसे, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्ट्रेन कैसे बनी, स्ट्रेस कैसे क्रिएट हुआ। ध्यान से समझ, ये जो रॉड हमने फ्रीली एक्सपेंड की थी, देखो जो रॉड हमने पहले फ्रीली ली थी, फ्रीली एक्सपेंड की थी, मतलब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा, डेल्टा एल आप निकाल सकते हैं। लेट्स सी इसकी इनिशियल लेंथ कुछ एल है ना, कुछ एल है। अब आपने क्या किया, इसके दोनों एंड फिक्स किए, दोनों एंड को क्या किया, बाउंड किया, फिक्स कर दिया, मतलब अब कुछ नहीं होने वाला, देख लो आप बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, ये इसको तोड़ के बाहर नहीं जा सकती वो, ठीक है। अब वो बोलता है अब टेम्परेचर इंक्रीज करो, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फिर से इसको हीट दो और इसका टेम्परेचर बढ़ा दो T2। अब ये एक्सपेंड करना चाहती है, देखो ना, अब इसको यहां से फिक्स किया हमने, ये एक्सपेंड करना चाहती है, समझना, एक्सपेंड करना चाहती है, क्या करने के लिए, अपनी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, डेल्टा एल बनाने के लिए। लेकिन इस फिक्स्ड बाउंड्री की वजह से सपोज करो जब ये एक्सपेंड करेगी, इधर से फोर्स अप्लाई करेगी, तो इधर से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाएंगे, कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा ये जो उसको कंप्रेस करेगा, बैक डायरेक्शन में इसको, इसके एक्सपेंशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूं, आप मेरे सामने आ गए, आपने मेरे को यहाँ से पकड़ा, पीछे को धक्का देने लगे, मैं आगे भी जाना चाहता हूँ, आप पीछे को धक्का देने लगे, तो आप मेरा अपोज कर रहे हो, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, आप नहीं भेज रहे हो, तो मेरा कंप्रेशन यहाँ पे क्रिएट करोगे, यानी कंप्रेसिव फोर्स आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, मेरा एक्सपेंशन आप रोक रहे हो। आप इमेजिन करो गाइस, ओके।
तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये जो चेंज इन लेंथ यहाँ पे बनने वाली थी, यहाँ पे एक तरीके की स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगी। ऑब्वियसली स्ट्रेन थ्रू एक्सपेंशन यहाँ फ्रीली होने वाला था, फ्रीली एक्सपेंशन होने वाला था, उसको क्या करने वाला है, प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है एक तरीके से। तो ये जब भी कभी बात करेगा थर्मल स्ट्रेस की, ये तभी पॉसिबल है जब रॉड के दोनों एंड को फिक्स कर दिया जाएगा। बस इतना पॉइंट याद रखना, इसके एक्सपेंशन को ये रोकेगा तो वहां पे कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे, और स्ट्रेस तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, आप सबको बताया ये बात। बट चूंकि ये टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हुए तो इसलिए इसको नाम दिया गया थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल अगर आप यहां से निकालो तो सेम ही नहीं आएगी। डेल्टा किस पे डिपेंड कर रही है, ओरिजिनल लेंथ किसकी वजह से है, डेल्टा टी। तो डेल्टा कितना आ गया, अल्फा एल डेल्टा टी, यानी आप चेक करो ये है चेंज इन लेंथ जिसको उसने प्रिवेंट किया, जो एक्सपेंड होने के बाद बनती, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। याद करो वो जमाना जब आपने इसको पढ़ा था, टेंशन नहीं लेने का वो, ठीक है। चेंज इन लेंथ यू नो और ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड किया गया आपने। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द obviously this is the strain, this is called as thermal strain, इसी को नाम दिया जाएगा बॉस थर्मल स्ट्रेन। याद करो स्ट्रेन है, अगर आप चेंज इन डायमेंशन को उसकी ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर दो, एक स्ट्रेन यहाँ पे निकल के आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, ठीक है। सो चूंकि टेम्परेचर की वजह से ये बना है तो थर्मल स्ट्रेन का नाम दिया गया है, और इसका फॉर्मूला बन गया अल्फा डेल्टा टी, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, एंड जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, here we go, this is the important result, you can use this to solve the problems, याद रखेंगे हमेशा। ओके सर, तो ये बन गया, मैंने कहा हाँ ये बन गया। ये कब क्रिएट होगा, अगर ये ऐसा होता कि रॉड का एक एंड फिक्स होता, एक एंड फ्री होता, फिर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज। तो सर थर्मल स्ट्रेस बताओ या स्ट्रेन बताओ, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है, जीरो है, कोई स्ट्रेन नहीं है, जीरो है, क्योंकि ये एक्सपेंड कर सकती है, ये एक्सपेंड कर सकती है फ्रीली, यू नो, फ्रीली, फ्री टू एक्सपेंड एक्चुअली यू कैन से। सो दिस इज नॉट बाउंडेड, दिस इज नॉट फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो गई। स्ट्रेस कब क्रिएट होता है, जब हमें बाहर से फोर्सेस लगते हैं तब स्ट्रेस क्रिएट होता है, जब बाहर से कोई रोकता है। अभी तभी तो होता है हमारा दिमाग भी स्ट्रेस में कब आता है, हम स्ट्रेस में कब चले जाते हैं, जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, पड़ोसी का प्रेशर, सबका तो प्रेशर ही है। तो जो प्रेशर है वो एक्सटर्नली काम कर रहा है, तो हमारे अंदर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जो इंटरनली काम करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर आप फिजिकली बात करो तो। ओके, तो ऐसे आप बात करो। ओके, तो यार मतलब फ्री एक्सपेंशन में there is no stress at all, you have to remember this point, very very important। तो सर स्ट्रेस निकालेंगे कैसे, देख भाई, अगर आपको चाहिए दोस्तों थर्मल स्ट्रेस, कम ऑन गाइस, क्या चाहिए, थर्मल स्ट्रेस। सो यार मैं इसको ना सिग्मा टी से डिनोट कर रहा हूं। स्ट्रेस क्या होता था, याद कर जमाना, स्ट्रेस कैसे निकालोगे, ओ ओ ओ, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर चेंज हो रहा है, तो याद करो यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूं मटेरियल के लिए, यंग्स मॉडुलस। व्हाट इज दैट, यंग्स मॉडुलस, बॉस याद आ रहा होगा, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन सब पढ़ा है अपने इलास्टिसिटी में, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस किस तरीके से निकाल सकते हो आप, यंग मॉडुलस को आप y से मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूं, चलो यार लिख देता हूं, ठीक है। लेट्स ये यंग्स मॉडुलस है इनटू, आपको पता ही है किससे मल्टीप्लाई करूंगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन, ओके, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सिग्मा टी मतलब थर्मल स्ट्रेस कितना, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन आप निकाल चुके हो अल्फा डेल्टा टी। तो यार थर्मल स्ट्रेसेस क्या आ गए, यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके सामने डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे गए, जेई में भी, आईआईटी में भी, याद रखो आप केवल यूज कैसे करना है, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, प्रैक्टिस कर लेना यार जाके बढ़िया से। डीबी में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं प्रीवियस ईयर के, कुछ क्वेश्चंस करने का आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बस यू जस्ट रिमेंबर, फोकस करो फाइनल फॉर्मूले पे, कॉन्सेप्ट किस तरीके से डिफाइन किया गया, बहुत जरूरी है। अच्छा सर और क्या हो सकता है इससे, यार ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, जो यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस एरिया पे, वही तो थर्मल फोर्सेस है। यानी अगर आपसे पूछे थर्मल फोर्सेस, जो एक्सपेंशन होने वाला था उसमें जो फोर्स क्रिएट हुए हैं, तो यू कैन कैलकुलेट देम बाय थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस पर यूनिट एरिया होता है। कहां पे लिखा भी मैंने, नहीं लिखा यार, इसका मतलब मैंने आपको बोला था जो स्ट्रेस होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये यहाँ पे लिखा था मैंने, ओके। तो यार आप लिख सकते हो, तो थर्मल स्ट्रेसेस क्या आएंगे, थर्मल, टी मींस थर्मल, ओके। ये कितना आया,
यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी इंटू ए से और मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन आता है इसका। आप बस याद रखे, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो भाई कैसे करके आएंगे, इसलिए फॉर्मूला याद होना लाजमी है, वरना सवाना आजमी है। सो दिस इज यू नो गामा, यू कैन से दिस इज ओके, दिस इज यंग्स मॉडुलस, लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, चेंज इन टेम्परेचर एंड एरिया, ओके, क्रॉस सेक्शनल जो उसका एरिया रहेगा। तो ये कंसेप्ट आप याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बढ़िया टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, सिंपली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, अभी जो यार हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा है, एक्सपेंशन वाला, वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसको देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन के थ्रू उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं। या तो ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है या इस पे डिपेंडेंट इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है और आप उसको फोड़ के आ सकते हो बढ़िया तरीके से। आप ध्यान से देखो, ये यू ट्यूब है और याद करो यू ट्यूब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस करी थी। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था यार, इसके इस लिंब में अगर मैं यहाँ पे एक बेस इसको मान के चलो, यहाँ पे इसको हम बेस मान के चले यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा, इस लिंब के इस पॉइंट पे, इस लिंब के इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा ऑब्वियसली सेम लेवल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर सेम होने वाला है, क्योंकि यू ट्यूब वाले केस की बात कर रहा है। तो इधर का प्रेशर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आपको क्लियर पता है ये सेम होने वाला है। और चूंकि ये ओपन है दोनों एंड से, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा और ये इस साइड से ओपन है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। सर अप्रोच कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा, यू ट्यूब दे रखी है, दोनों साइड पे लिक्विड है, प्रेशर अप्लाई करेंगे, सेम बेस यहाँ पे मान लो ये वो लाइन है जिस जो सेम लेवल पे रहेगी, दोनों का प्रेशर यहाँ पे नेट 0.8 है, सॉरी पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे नेट प्रेशर निकाल लेता हूँ, पॉइंट बी पे नेट प्रेशर निकाल लेता हूँ, और आप देख सकते हो दोनों पॉइंट का प्रेशर होने वाले सेम। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, ए पे नेट प्रेशर बताओ कितना है। तो एक तो है एटमॉस्फेरिक जो ऊपर से काम कर रहा है, फिर दूसरा ये लिक्विड यहां से यहां तक फिल कर रहा है जिसकी हाइट दे रखी है, और डेप्थ की वजह से प्रेशर होता था रो जी एच। एच कितनी है उसकी, L2। रो क्या है उसकी, कितने टेम्परेचर पे, दिस वन, तो इसको लिख लेना एट टेम्परेचर 2, तो रो 2 ले लिया मैंने, ठीक है, T2 टेम्परेचर पे इक्वल टू, और तो नहीं है ना, इस पे देखो, इस पे भी इधर ओपन है ये, तो P0 प्लस रो कितने टेम्परेचर पे, T1, G H कितना है उसका, L1। ये हो गया आपका कैंसिल, ठीक है, ये बचा रो 2। अच्छा जी भी तो कैंसिल ही हो जाएगा, चलो आगे कर लेते हैं। G L2 इक्वल टू बनेगा रो एट टेम्परेचर T1 इनटू G, सो इनटू L1, ये भी हो गया कैंसिल। तो यहां बच गया रो 2 एट टेम्परेचर T2, L2 इक्वल टू रो 1 एंड L1। कूल। अब यहाँ पे जो रिलेशन हमने बनाना है, करें क्या इसमें, ध्यान से समझो, ये क्या है, डेंसिटी एट टेम्परेचर T2, दिस इज द डेंसिटी एट टेम्परेचर T1। और याद करो अभी हमने सीखा था डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन। डेंसिटी किसी टेम्परेचर पे होती है, इनिशियल डेंसिटी ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करने से डिक्रीज करती है। Here is the relation you can use। अगर आप इसकी वैल्यू T2 पे पुट करोगे तो कितनी आएगी, इनिशियल डेंसिटी तो सेम ही रहेगी इनटू L2 डिवाइड बाय 1 प्लस गामा सेम रहेगा, टेम्परेचर कितना है इसका T2 इक्वल टू, इसको लिखो इनिशियल डेंसिटी सेम L1 डिवाइड में 1 प्लस गामा सेम है, टेम्परेचर कितने पे आइए, दैट इज T1। ये हो गया कैंसिल, कूल, दिस इज कैंसिल, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम, इसको इसमें, तो ये बनेगा यार देखो L2 प्लस L2 गामा T1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज दैट, L1 प्लस गामा L1 इंटू T2। हमें क्या चाहिए, गामा, तो गामा वाला टर्म एक साइड करो, ये वाला देखो, ये वाला, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो गामा यहां से कॉमन आएगा जब ये इधर आ जाएगा, यहां बचेगा L2 T1 माइनस L1 T2 इक्वल टू L1 माइनस L2। तो गामा दोस्तों आपके पास आ गया L1 माइनस L2 ओवर L2 T1 minus L1 T2. Here is the final result, the volume expansion coefficient in this type of problem. You can use this concept to solve the problem. सबसे पहले ये concept आपने use करना है, इस तरीके की approach apply करनी है, then you can solve the type of problem. इस रिलेशन को डायरेक्ट याद भी रख सकते हो आप, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, या कॉन्सेप्ट याद रखो, आपकी मर्जी है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, थोड़े से कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के जरूर इसमें यूज हो रहे हैं दोस्तों। ओके, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई बढ़िया से उसको फोड़ के आ जाना यार, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करने वाले हैं कुछ सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे यार, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे गए हैं, करंटली पूछे गए आपके मेंस के एग्जाम में। तो जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं और उनके फॉर्मूले पक्के से भाई रिवाइज करके, याद करके, प्रैक्टिस करके जाना है आपने, ठीक है। तो हैव अ लुक,
तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यार यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जिसपे अभी अभी करेंटली 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो व्हाट इज दैट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, कहां पे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऑलवेज रिमेंबर, और सिंपल पेंडुलम पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सबको बताएंगे। ओके तो सबको बताया यार, सिंपल पेंडुलम पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यार सिंपल पेंडुलम आपको सबको बताइए, इसका बॉब है, इसकी लेंथ है, ठीक है। पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या है भाई, इसका एल है। और वो बोलना चाह रहा है कि टेम्परेचर इस पे क्या इफेक्ट करेगा, इसका टाइम पीरियड होगा जब ये ऑसिलेट करेगा इस तरीके से। पेंडुलम क्लॉक है ना, ऑसिलेट करेगा। सो यार टाइम पीरियड आप सबको पता है क्या होता है, T=2π√L/G। L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अच्छा सर, लेंथ अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो लेंथ तो बढ़ती है, लीनियर एक्सपेंशन। अब देखो इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि जो इसका ये टाइम है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो लेंथ है टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L=L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। याद आया बॉस? कूल कूल कूल। और डेल्टा टी यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा टी को आप कंफ्यूज ना हो, थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर में यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी मैंने टाइम पीरियड माना है, ठीक है। सो लेंथ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ इंक्रीज करेगी, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ इंक्रीजेस। डायरेक्टली दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। सो द टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, मतलब जैसे ही टेम्परेचर आप पेंडुलम का बढ़ाओगे उसकी लेंथ बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ने का मीनिंग क्या हुआ, इसका जो ये ऑसिलेशन करने का टाइम है ये बढ़ जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा प्रोसेस। सर ये कब होता है ऐसा प्रैक्टिकली? समर में, है ना। समर में क्या होएगा, टेम्परेचर हाई होता है, डे टाइम टेम्परेचर हाई होता है, उससे क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब वो स्लो हो जाएगा। स्लो यानी जो क्लॉक है वो स्लो हो जाती है, समझ पा रहे होंगे आप। विंटर में इसका अपोजिट, लेंथ कम होगी, टाइम कम होगा, ये बढ़ जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, यानी जल्दी जल्दी टाइम होने लगता है, जल्दी जल्दी। याद आ रहा होगा, समर और विंटर दोनों की क्लियर हो रहे होंगे पॉइंट, किस तरीके से डिपेंड करना है। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट। सर न्यूमेरिकल कहां से आएंगे, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, इसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर T1 था, आफ्टर सम टाइम इसको जब हीट किया तो टेम्परेचर T2 हो गया, तो जो चेंज हुआ टेम्परेचर का वो ये रहा। ओके तो लेट्स सी दोस्तों, आपने जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया होगा, इनिशियल टाइम इसका T1 होगा किसी टेम्परेचर T1 पे, और फिर उसका टाइम पीरियड लिया होगा अपने T2, तो जो चेंज हुआ है टाइम पीरियड में डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। एक्चुअली दिस इज व्हाट, फ्रैक्शनल चेंज, यू कैन से फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम पीरियड। जब हम इसको इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो भाई फॉर्मूला ये निकल के आएगा, एंड दिस इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, रिमेंबर टेम्परेचर चेंज है, ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखना। टी यहाँ पे यूज किया टाइम पीरियड के लिए, थीटा यहाँ पे यूज किया टेम्परेचर के लिए, और स्मॉल टी यूज किया गया टाइम के लिए, यानी चेंज इन टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, जो टाइम पास ऑन हो रहा है इंस्टेंट जो है, ठीक है। टाइम पीरियड है पेंडुलम का, तो भाई ये एक्सप्रेशन आएगा, ये याद रखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार सर जो लॉस या गेन हो रहा है, देखो समर में क्या हो रहा है ना, समर में स्लो हो जा रही है, विंटर में क्या हो रहा है, फास्ट हो जा रही है, ठीक है। तो जो लॉस हो रहा है टाइम का, लॉस ऑफ टाइम इन टाइम पीरियड, इन ए टाइम पीरियड, ध्यान से समझना, इन ए टाइम पीरियड। अगर वो कोई टाइम पीरियड उसने दे रखा है और आपको लॉस ऑफ टाइम पूछा है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। डायरेक्ट याद रखो, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। देखो यहां से यहां तक सेम है, और टाइम पीरियड कोई दे रखा होगा, टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया होगा, फिक्स टाइम दे दिया होगा, उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें ये टी इधर लेके जाओ तो डेल्टा टी नहीं आ जाएगा यहाँ से, तो जो लॉस हो रहा है यहाँ से पता नहीं चल जाएगा। सेम थिंग यू हैव टू रिमेंबर। इसी क्वेश्चन को दोबारा कैसे पूछेगा, लॉस ऑफ टाइम, है ना, लॉस ऑफ टाइम इन टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल की बात कर रहा है ये अलग चीज है, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं अलग चीज है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये वेरी कर सकते हैं, तो टी से मल्टीप्लाई आप करके यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड का मतलब फिक्स टाइम होगा, उसकी अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, और अदरवाइज टाइम इंटरवल पूछेगा तो जो भी टाइम गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे एक दिन में बताओ, एक दिन में, तो टी की वैल्यू पुट कर देना, एक दिन को काउंट कर लेना सेकंड्स में। ओके, इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस डायरेक्टली याद रखना, मेरा बताना जरूरी था, जिससे आपको फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, अभी भी करंटली भी पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अंडररेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब भी दोस्तों आप लिक्विड के टेम्परेचर बढ़ाने की बात करते हो, लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट, एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसको गामा एपरेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या मतलब क्या है सर, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और हमने उसमें लिक्विड फिल कर रखा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, तो आपने क्या किया है दोस्तों कि इसको हीट दी तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा और कंटेनर का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। सपोज करो इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा एस, सॉलिड है चूंकि ये क्या है भाई, सॉलिड है तो, और ये लिक्विड है तो इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा एल। और आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा जब मैं इसको हीट दूंगा ये भी गर्म होगा लिक्विड भी गर्म होगा, समझना। तो ज्यादा एक्सपेंशन किस में होगा, पानी में होगा, इसमें थोड़ी होगा, पानी में। तो ये हमेशा ज्यादा होगा सॉलिड से, ध्यान रखना बॉस, है ना। सॉलिड की कंपैरेटिवली लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है इसी को बोलते हैं रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। वो हमेशा सॉलिड के एक्सपेंशन से, जो कंटेनर है, ये जो वेसल है, ये जो कंटेनर है, इसको हम सॉलिड मान के चल रहे हैं, ऑब्वियसली सॉलिड होता ही है, तो उसका एक्सपेंशन से इसका एक्सपेंशन हमेशा ज्यादा होने वाला है। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे, इनका जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं एपेरेंट वॉल्यूम कोफिशिएंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस है, बस फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। सर निकालेंगे कैसे, अगर दोस्तों आपको पता है कि जब मैं इसको गर्म करूंगा ये इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड का, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला V2 = V1 1 प्लस गामा किसका, लिक्विड का, इनटू डेल्टा T। ये हो गया। देखो अगर आपने इसका निकालना है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ऑब्वियसली V, ओके, सॉलिड का, तो इसका इनिशियल कुछ वॉल्यूम ले सकते हो आप, है ना, इनिशियल कुछ वॉल्यूम ले सकते हो आप, एंड इसका हो जाएगा 1 प्लस व्हाट इज दैट, गामा ऑफ S इनटू डेल्टा T। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम कंटेनर का इनिशियल उतना ही तो लिक्विड का भी होगा, है ना, क्योंकि लिक्विड को उस कंटेनर के अंदर रखा है तो सेम वॉल्यूम होगा। तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या रहने वाला आपका, सेम। नाउ यू कैन सी हियर इज द कांसेप्ट, ओके। तो यार ये है लिक्विड का वॉल्यूम आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये सॉलिड का वॉल्यूम, और हमें पता है इसका गामा इससे ज्यादा है, मतलब इसमें एक्सपेंशन ज्यादा है, इसमें एक्सपेंशन कम होगा, ये डेफिनेट है, आप देखते भी होंगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, अगर आप निकालोगे यहां से चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में, चेंज, तो आप निकालोगे V ऑफ लिक्विड माइनस V ऑफ सॉलिड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे V1 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डेल्टा T कॉमन आ जाएगा, यानी बचेगा गामा L माइनस गामा S इनटू डेल्टा T, एंड दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, यू कैन सी हियर। कूल, कितना वॉल्यूम चेंज हो चुका है। तो ये जो गामा बना, ये इसी को नाम दिया गया है एपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो दिस इज एपेरेंट, यानी दिस इज व्हाट, गामा ऑफ L माइनस गामा ऑफ S। यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू कैन सी, आप देख सकते हो ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पे गामा L को ग्रेटर देन कर रहे हो गामा S से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है, मतलब हीटिंग करने पे कंटेनर में रखे हुए वाटर को जब हम हीट कर रहे हैं तो भाई उसका जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा, ओके, समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादा है, ओवरफ्लो हो सकता है, वहां पे ओवरफ्लो हो सकता है। इसी से आप क्लियर देख सकते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसका लेवल भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। बस बढ़िया तरीके से आप देखते जाओ यार, किस तरीके के कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत ध्यान से फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। तो ये आपका मेन, अब 2-3 पॉइंट है बस इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी, उन्हीं से निकाल के 2-3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा बेहतरीन वाले, लास्ट तक देखते रहना। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखना चाहते हो, एक क्वेश्चन इसका मैं डेफिनेटली आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपको अप्लाई करने का तरीका पता चल जाएगा। ओके गाइस, अब जल्दी से बचे हुए 2 कुछ इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और जल्दी से आप उनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आ सकते हो। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम गंवाए, ओके। तो यार मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, यू नो, कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, आपने सबने पढ़ा हुआ है, आईआईटी में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। क्लियर है, इसके नाम से क्लियर है भाई, 2 अलग अलग मेटल से बनने वाली, पहली किसी अलग मेटल की है, और जो नेक्स्ट वाली है वो भी किसी अनदर मटेरियल से बनाई गई है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस तरीके से आप बात कर सकते हो, सपोज करो इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट α1 है, इसका एक्सपेंशन जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो α2 है, ऐसे मान सकते हो यार। तो बाई मेटालिक जहां पे इनको ज्वाइन किया गया, ये रिजिड ज्वाइन किया गया है, ध्यान रखना बॉस, ये रिजिड ज्वाइन किया गया है, ऐसे इनको ज्वाइन किया गया है। अब वो बोलता है कि 2 अलग अलग मेटल से बनी हुई स्ट्रिप को जब आप ज्वाइन कर देते हो रिजिडली, इसका टेम्परेचर चेंज करो। उसने बोला इसका टेम्परेचर चेंज करो, ठीक है।
जब इसका हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो बॉस किस में एक्सपेंशन ज्यादा होगा? ध्यान से समझो आप, क्योंकि दोनों को ज्वाइन किया है, रिजल्टली ज्वाइन किया है, किस में एक्सपेंशन ज्यादा होगा? जिसका अल्फा ज्यादा होगा। लेट्स सी इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन, किसी का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन से मेटल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये किस मेटल की बनी है, किस मेटल की बनी है, वो डिफाइन कर देगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा, ये लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट आपको पता है, दैट विल एक्सपेंड मोर। आप सब इसको ध्यान में रखना बॉस, वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। अगर वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो फिर एक्सपेंशन कैसा देखने को मिलेगा? तो बेसिकली ये जो स्ट्रिप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो पहले ये देखो, अल्फा वाली, अल्फा 1 वाली किधर को है? अल्फा 1 वाली किस साइड में? ऊपर है, तो ये ऊपर से ऐसे बेंड करेगा, मतलब ये कुछ लुक लाइक दैट, ये कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। ऊपर वाली स्ट्रिप ऐसे हो जाएगी और जो नीचे वाली स्ट्रिप है दोस्तों वो कुछ ऐसे हो जाएगी, आप चेक करें, ठीक है। इसका मतलब सर हमें पता है कैसे चलेगा? इसका टेम्परेचर, इसका जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो बैंड होगी बाहर की साइड को, यानी इस साइड को। अगर आप ध्यान से देखो बाहर से, ये कॉन्वेक्स साइड है। कौन सी साइड है ये? कॉन्वेक्स। तो याद रखने का बेहतरीन तरीका है, तेरे पास क्या करना है भाई, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, उसकी लेंथ ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो उसका जो बैंडिंग होगा, कर्वेचर बैंडिंग, वो कॉन्वेक्स साइड में जाएगा। इधर से देखने में देखो कॉनकेव है, जिसका अल्फा कम वो कॉनकेव साइड को जाएगा, जिसका अल्फा ज्यादा वो कॉन्वेक्स साइड को जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो। अब इनसे ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। अब आईआईटी में क्वेश्चन क्या पूछा गया, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे बन गई है एक्सपेंशन करने के बाद, जो बैंड हुआ है, इसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से अगर मैं इसको मिला तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, देखो, क्योंकि कर्वेचर है, तो लेट्स सी इसका सेंटर है। तो ये इसका जो मीन है, ये है ना, यहां से यहां तक की इसकी जो रेडियस होगी कर्वेचर की, इसका जो नया कर्वेचर ये बनाया है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। अगर दोनों स्ट्रिप, ऐसे समझो आप, अगर दोनों स्ट्रिप सेम विड्थ की हैं, अगर मतलब इनकी जो थिकनेस है, लेट्स सी कुछ दे रखी है टी, इसकी भी थिकनेस क्या दे रखी है? टी, क्या डी मान लो आप, डी थिकनेस की स्ट्रिप दे रखी है, आप ऐसे समझ लो। लेंथ इनके दोनों की सेम है इनिशियली, आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेंथ सेम है, तो यार इसकी कुछ लेंथ हो जाएगी, ये 1 माना मैंने, 2 इसकी कुछ नेक्स्ट चेंज होके लेंथ हो जाएगी L1, इसकी हो जाएगी कुछ चेंज होके इसकी L2, वो हम निकाल लेंगे, फिर उसकी एवरेज रेडियस निकाल लेंगे। वो एक तरीके का प्रोसेस हमें पता ही है कैसे निकालना है, फॉर्मूला यूज करके, L = L1 मतलब L इनिशियल into 1 plus alpha delta t, समथिंग लाइक दैट। सबका इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल इसका ये ध्यान रखना है, आपने सॉल्व रखना है। ये यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, ये कर्वेचर बन चुका है इसका, r आपसे पूछा गया है, तो r यहाँ पे सॉल्व होके आएगा, थिकनेस यहाँ पे दी है, इसका आंसर आएगा d ओवर, जिसका अल्फा ज्यादा है उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये एक्सप्रेशन आएगा सारे अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, जेई में मेंस में जो क्वेश्चंस है आईआईटीज को रिपीट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। बट बायोमेटालिक स्ट्रिप का कांसेप्ट क्या है, बेसिक थोड़ा सा आप समझ लो, उतना आपने इसको पूरा डिराइव नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप जस्ट याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये उनकी दोनों की देख सकते हो थिकनेस है, दोनों का अल्फा का चेंज है, और जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो है, ठीक है। ये उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सिंपली इतना आप याद रख सकते हो। सिंपल लॉजिक इज दैट, ओके। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, अगर वो कभी बात करे, ठीक है, अगर वो बात करे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, अगर वो कभी बात करे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट इज दैट, आइसोट्रोपिक, ओके, आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, ठीक है, आइसोट्रोपिक मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो, आप देखो, वो बोल रहे हैं कि सपोज करो एक सीट है हमारे पास मेटल की, ठीक है जी, एक सीट है मेटल की, उसको हमने क्या किया, ये एक मेटल की सीट है ना, इसमें से एक होल क्रिएट किया, ठीक है, एक होल क्रिएट किया और इसको कट करके बाहर निकाल दिया, तो ये होल क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने थोड़ी सी एक डिस्क टाइप की यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया है। तो आपसे पूछेगा अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो बता इसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ये वाली और ये वाली सेम मटेरियल की है, ये जो प्लेट थी और इसी में से इसको काटा है, आइसोट्रोपिक की है, मतलब इसमें सेम मटेरियल की बनी हुई है। तो जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो दोस्तों इसका जो साइज है, चूंकि ये क्या है भाई, सॉलिड है,
किसी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो दोनों का साइज एक साथ बढ़ेगा, दोनों की डिस्टेंस एक ही जैसा रहना चाहिए रिलेटिवली। ओके, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका साइज भी इंक्रीज करेगा। याद रखेंगे दोस्तों, साइज भी इंक्रीज करेगा। सर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान से समझना। अगर उसने बोला एक स्ट्रिप है ना, उसने बोला एक बड़ा होल बनाया, एक छोटा होल बनाया, ठीक है, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, दो होल क्रिएट किए भाई, दोनों एक ही मटेरियल के हैं। जब आपका कंबाइंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट डजंट डिपेंड अपॉन, ओके, इट डजंट डिपेंड अपॉन साइज क्या है, शेप क्या है हॉल की, ये डिपेंड ही नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है, मटेरियल है यहाँ पे सेम है दोनों का, मतलब दोनों का साइज, ये पूछेगा दोनों के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों का साइज विल इंक्रीज करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। डायरेक्ट से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एटलीस्ट रिवाइज करके जाना यार। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। थर्मल एक्सपेंशन में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, उनको आप ध्यान से देखे जाके। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने और करने हैं डीबी पे आप डाउनलोड करने, बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें डाल रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई क्वेरी होगी तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मचाते रहो, बढ़िया से प्रैक्टिस करते हो अपने एग्जाम के, एंड ऑल द बेस्ट।